व्यू 360 में। सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, क्या वाशिंगटन का रवैया बदल रहा है? अमेरिका में मुसलमानों के तारीखी विरसे को मंजर-ए-आम पर लाने वाला अजायब घर, और मिस यूनिवर्स अपनी शोहरत की मदद से क्या हासिल करना चाहती हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई है जब अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे का इम्कान बढ़ रहा है और पाकिस्तान की कोशिश है कि उसे FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में अमरीका भी हिमायत करे। स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान की क़यादत ने गर्मजोशी का इजहार किया और कई ऐसे उमूर का जिक्र भी किया जिन पर इस्लामाबाद और वाशिंगटन मिलकर काम करना चाहते हैं। ये इक़्तिदार में आने के बाद दोनों रहनुमाओं की तीसरी मुलाकात थी। Trade is going to be of very, very paramount importance and हमारे दरमियान तिजारत बहुत अहम है और हम पहले से ज्यादा तिजारत कर रहे हैं। हम सरहद के मामलात पर मिलकर बात कर रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के लिहाज से जो हो रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं। अगर हम मदद कर सके तो जरूर करेंगे। हम दोनों अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं और अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत के साथ एक मुनज़्ज़म ट्रांजिशन के हक में हैं। And also, of course, India, it is a big issue for us in Pakistan. हमारे लिए भारत बहुत अहम मौजू है। हमें हमेशा उम्मीद रहती है कि अमेरिका इस मसले के हल में अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि कोई और मुल्क ये नहीं कर सकता। अब ये मुलाकातें अमली तौर पर कितनी नतीजा खेज हैं, इस बारे में वाशिंगटन के क़दामत पसंद तहकीकी इदारे हेरिटेज फाउंडेशन से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जेफ स्मिथ कहते हैं कि इनके नतीजे में पाकिस्तान की जानिब ट्रंप इंतज़ामिया के रवैये में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपने मुल्क का मौक़िफ़ खुद अमरीकी सदर के सामने रखने का जो मौका मिलता है उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। I think the optics of the leader meetings so far have been very good. मेरे ख्याल में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात देखने की हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी वजह से ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। जैसा कि आपके नाज़रीन जानते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने अपने दौरे हुकूमत के आगाज में ही पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद का बड़ा हिस्सा रोक दिया था और ये अभी तक बहाल नहीं हुआ। पाकिस्तान पर FATF समेत मुतादिद आलमी फोरम्स में अभी भी दबाव है जो ख़त्म नहीं हुआ। I think there has been some progress. पाकिस्तान की जानिब से मेरे ख्याल में तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश में कुछ पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्दी की माली एयानत से मुतालिक कुछ पेशरफ्त भी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं कि अमरीकी हिमायत पाकिस्तान को FATF के मामले में रिलीफ दिला सकती है? To me, it's less of a political question. मेरे नज़दीक ये सवाल सियासी कम है, यानी ये देखना ज़रूरी नहीं कि क्या पाकिस्तान अमेरिका का मंजूर नज़र बन गया है या नहीं, बल्कि FATF के मामले में अमेरिकी हिमायत हासिल करने का आसान तरीका ये है कि इदारे की सिफारिशात पर अमल किया जाए। और हकीकत ये है कि FATF एक ऐसा ग्रुप है जो इत्तेफाक राय के साथ काम करता है। हिंदुस्तान के पास ये सलाहियत नहीं कि वो तन्हा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के फैसले को मुतासिर कर सके। यकीनन भारत इस मामले में होने वाले इजलासों के माहौल पर असर डाल सकता है, लेकिन इसके पास इतनी ताकत और इख्तियार नहीं कि वो अकेला फैसला कुन वोट दे सके। और असदुल्ला खालिद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। असद, आप इनसे बात कर रहे थे जेफ स्मिथ सर, उन्होंने यही कहा कि प्रैक्टिकली क्या करके दिखाया जा सकता है वो उससे बहुत ज़्यादा अहम है जो कि ऑप्टिक्स हैं, जो नज़र आ रहे हैं देखने में। तो जब हम FATF की बात करते हैं तो अब तक क्या गोल्स पाकिस्तान के लिए सेट किए गए थे और पाकिस्तान फिर उन पर क्या कर पाया है? पाकिस्तान के लिए काफ़ी रफ जो गोल्स थे वो पाकिस्तान के मुआशी तज्ज़ियाकार और ओवरऑल जो माहिरीन हैं वो काफ़ी हद तक परेशान थे जब ये स्टार्ट हुआ। अभी भी खैर चीज़ें पूरी नहीं हुई। अब भी जो बीजिंग में इस वक्त मीटिंग चल रही है जिसको चाइना और इंडिया को चेयर कर रहे हैं दोनों, और जिस तरह से 21 और 23 के दरमियान इसको रिव्यू किया जा रहा है, 27 पॉइंट्स जो थे वो पाकिस्तान को दिए गए थे, एक्शन पॉइंट्स जो दिए गए थे, जिसमें से 5 लास्ट रिव्यू मीटिंग में देखा गया कि ब्रॉडली मीट कर लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद 22 ऐसे हैं जिनमें से कुछ को तो अभी तक टच भी नहीं किया गया, जिसमें जो प्रोविंशियल
सब्सटेंस है, प्रोविंशियल जो स्टांस है सूबों का कुछ मामलात में कि रेगुलेशंस किस तरह से मैनेज करनी है, किस तरह से लेके चलना है, उस हवाले से काफ़ी हद तक कंसर्न्स थे। और अभी भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं उन पे क्वेश्चन मार्क्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। अभी जो रिव्यू मीटिंग हो रही है इस वक्त बीजिंग में, उसके लिए जनवरी 8 को लगभग पाकिस्तान ने कोई 500-400 पेजेस का एक रिपोर्ट दोबारा से जमा करवाई है, जो 150 पॉइंट्स रेज किए थे, 150 क्वेश्चंस रादर पाकिस्तान से पूछे गए थे लास्ट FATF की मीटिंग में। और अब जो 4 महीने का टाइम है, अब अगले महीने हम दोबारा देखेंगे कि FATF का इजलास जो है उसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या एक्सटेंशन दी जाए। ब्रॉडली जब हम बात करते हैं कि क्या एक्शन आइटम्स थी और किन पे अमल हुआ, तो सबसे बड़ा तो यही है कि जी जो टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है उसके हर तरह से रास्ते रोके जाएँ, चाहे बैंकिंग का निज़ाम मजबूत बना के, चाहे आपके जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करके देखा जाए कि वो रिकॉर्ड्स रख रहे हैं या नहीं। और इस बारे में हमने देखा कि तकरीबन 500 केसेस भी सामने आए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, 500 केसेस वो जो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं पाकिस्तान ने। और इसके अलावा विद इन पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि रफली हमने 1100 अरेस्ट भी की हैं इस मामले में। और ओवरऑल 500 केसेस में से जो कन्विक्शन रेट है, जिसमें कोर्ट में जाके जो साबित भी हुए हैं, वो 55 के पास ऐसे केसेस हैं। और उसके बाद अंडर ट्रायल केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अभी भी उस पर सेटिस्फेक्शन कितनी है मुख्तलिफ माहिरीन को अक्रॉस द ग्लोब, वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस तरह के इकदाम किए हैं। कोई भी बड़ी मीटिंग पाकिस्तान की होती थी, फॉर एग्जांपल अमेरिकन हुकाम से पाकिस्तान की कोई मीटिंग आ रही है, FATF से रिलेटेड कोई मीटिंग आ रही है, तो कुछ उससे पहले अरेस्ट कर ली जाती थी, जो कि बाद में उन लोगों को छोड़ दिया जाता था। तो अब जो रिफॉर्म्स का सिलसिला है, जिसमें मदरसा को स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसके अलावा जो डिस्पेंसरीज थी उनको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, ये जो चीज़ें हैं ये शायद लॉन्ग टर्म में चल सकेंगी। लेकिन वाशिंगटन स्केप्टिकल अबाउट दिस, क्योंकि वाशिंगटन में ये तो नोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जिस तरह आपने भी कहा कि वो चेंजेस रिवर्सिबल तो नहीं है, और अगर वो रिवर्स हो जाते हैं तो उस वजह से वाशिंगटन में तशवीश पाई जाती है। और इसीलिए माहिरीन का यहाँ पे यही कहना है कि ट्रंप इंतजामिया का रवैया फिलहाल इसीलिए नहीं बदल रहा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तब्दीली देखना चाहते हैं। मेन कंसर्न वहीं पे जाके आ रहा है कि कितना लॉन्ग टर्म चला सके। सादुल्लाह खालिद, थैंक यू वेरी मच इस इंटरव्यू और इस तफसील के लिए। हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे आप इसी मौजू पे मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, और FATF की जो इस वक्त मीटिंग जारी है उसके बारे में भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू का पेज भी आपके लिए हर वक्त हम अपडेट करते रहते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है @urduvoa। चीन में जन्म लेने वाली कोरोना वायरस की वबा को आलमी सतह पर फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान समेत चीन के कई हमसाया ममालिक में भी अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अब बांग्लादेश, नाइजीरिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में भी एयरपोर्ट्स पे सख्त स्क्रीनिंग के इंतजाम कर दिए गए हैं। अब तक इस वायरस के 440 केसेस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सामने आ चुके हैं, लेकिन 9 अफराद की हलाकत भी हो चुकी है, जिसकी वजह से मज़ीद तशवीश बढ़ रही है। 3 रोज़ बाद अब चीन में नए साल की तक़रीबात का आगाज़ भी होने वाला है, और माहिरीन सेहत को डर है कि इंसानों से एक दूसरे को लगने वाला ये वायरस कहीं कोई भयानक वबा न बन जाए। चीन के रिवायती कैलेंडर के मुताबिक मुल्क में इस बरस नए साल का आगाज 25 जनवरी से होगा। पूरे मुल्क में लोग खानदान और दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए सफर कर रहे हैं, लिहाजा ट्रेन, बसेस और मैदानी इलाकों में लोगों का हजूम होगा। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की खबर बीजिंग में चीनी मुसाफिरों को रोकने में नाकाम रही है। हम अपने बच्चों की वजह से ज्यादा मोहतात हैं। हम अपने साथ अद्वियात लेकर आए हैं। मैं इस सूरत हाल से खास तौर पर वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन खबरों में बताया है कि ये वुहान तक ही महदूद है। दिसंबर के आखिर से लेकर अब तक 200 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जो फेफड़ों की बीमारी का सबब बनते हैं, जिससे कम से कम 3 अफराद हलाक भी हुए हैं। जो नए केसेस सामने आए हैं उनमें तिब्बी अमले के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इस वायरस से मुतासरा अफराद का इलाज किया था। जापान, थाईलैंड और जनूबी कोरिया का कहना है कि उन्होंने कई मरीजों में वायरस की निशानदेही की है जो हाल ही में चीन से आए थे, जिससे इसके आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करने का खतरा पैदा हो गया है। चीनी सदर ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया है। The Chinese Centers for Disease Control ने वायरस की जिन्याती तहकीक से वायरस की शनाख्त करने और इसे दस्तयाब करने में बहुत तेजी से काम किया है, और कई ममालिक में वायरस से निमटने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्ट तैयार किए गए हैं। लिहाजा ये मुमकिन है कि इनका इस्तेमाल चीन में बहुत जल्द किया जा सके।
برطانوی بایو میڈیکل ماہر ڈیرک گیتھرو کا کہنا ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کرنا مشکل ہو سکتا ہے جنہیں شبہ ہے کہ انہیں یہ وائرس لاحق ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم فلو کے موسم کے وسط میں ہیں اور بہت سے لوگوں کو انفلوئنزا ہوگا. در حقیقت ہانگ کانگ میں گزشتہ ہفتے جو ابتدائی مشتبہ کیسز سامنے آئے، تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ وہ کرونا وائرس سے نہیں بلکہ انفلوئنزا یا کسی اور بیماری سے متاثر تھے. امریکی محکمہ صحت کے حکام نے اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں سین فرانسسکو، نیو یارک اور لاس اینجلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر چین کے علاقے ووہان سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا حکم دیا ہے. زلطیکا ہوک کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ. کیا آپ کا بچہ اپنا فارغ وقت اسکرینز کے سامنے گزار دیتا ہے؟ اگر آپ بھی ان والدین میں سے ایک ہیں جو بچوں کو سارا دن فون یا ٹیب ہاتھ میں لیے بیٹھا دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں تو آپ غلط نہیں ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 11 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کی جسمانی سرگرمیوں میں واضح کمی ہو چکی ہے، جس سے ان کی نشو و نما پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے. اسلام آباد سے آج گیتی آرانیز بتا رہی ہیں کہ بچوں کے اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ بڑے اب کیا کر رہے ہیں. یہ 7 سالہ شاہ حسین ہیں اور یہ ہیں ان کی 5 سالہ بہن بنوجا. اکثر بچوں کی طرح یہ بھی بہت سا وقت موبائل فونز پر اپنی من پسند چیزیں دیکھنے میں گزارتے تھے، مگر اب یہ کھیلتے کودتے بھی نظر آتے ہیں. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ انہیں بچوں کی عادات بدلنے پر کافی محنت کرنا پڑی. ایک سرٹن لمٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ دیکھنا بھی ہے تو اتنے ٹائم کے لیے دیکھو، پھر لیٹس گو آؤٹ اینڈ موو آؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس. کچھ اور کریں، کچھ اور بہتر، کوئی گیمز، کوئی اسپورٹ، کوئی بک کی اسٹوری ہے اس میں انٹرسٹ اس کا کریٹ کریں کہ بھائی یہ دیکھو کتنا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے، لیٹس سی یہ کیا کر رہا ہے، لیٹس ڈو اٹ. ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ان کو وقت دینا ہوتا ہے بیسیکلی، کہ آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ یہ دس از آلسو سیم انٹرسٹنگ تھنگ. آمنہ کے گھر سے کچھ ہی دور عائشہ ایک ایسا کلب چلا رہی ہیں جہاں بچے کھیلنے آتے ہیں. عائشہ کہتی ہیں کہ والدین میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ بچوں کا ہر وقت اسکرین کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں. اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنا پڑے. دے آر سو مچ انڈلج ان موبائلز، فون وغیرہ، ان میں گھر میں رہ کر کے ان کی جو بالکل فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. ہیلتھ ان کی بہت زیادہ اسپوائل ہو رہی ہے. اسپیشلی یہ بچیوں کے لیے، فیمیلز، گرلس کے لیے پہلے بہت پرابلم ہوتی تھی، لیکن اب پیرنٹس کافی انکریجنگ ہیں اور موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ شام ہوتے ہی علاقے کے پارک کھیلنے کودنے والے بچوں سے بھر جاتے تھے، لیکن اب والدین بچوں کو تنہا گھر سے باہر بھیجتے ہوئے گھبراتے ہیں. لیکن بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کے لیے ایسی سرگرمیوں کو ترتیب دینا بھی ضروری ہے جو ان کی توجہ حاصل کر سکیں. سیلف ڈیفینس کرنے کا سب سے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے. یہاں پہ مزہ سب سے آتا ہے جمناسٹکس میں، اور جمناسٹکس کا ایکسرسائز کارٹون میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا اور گھنٹوں گھر کے دیگر افراد سے الگ تھلگ وقت گزارنا بچوں میں نفسیاتی پیچیدگیوں کا سبب بن رہا ہے، جس کا کل کو پورے معاشرے پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے ہم مینٹل ہیلتھ کی اگر بات کریں تو سلیپ سائیکل، اور پھر انسومنیا، میموری میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، کنسنٹریشن کے پرابلمز آ رہے ہیں، اس کے رزلٹ میں اسٹڈیز میں پور رزلٹ. اگر ہم ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر سوشل انٹریکشن، پیرنٹل چائلڈ انٹریکشن، اور پھر بچوں کی سوشل لرننگ، اور پھر اس حوالے سے مسائل آ رہے ہیں. آمنہ کہتی ہے کہ جسمانی سرگرمیاں بڑھانے سے ان کے دونوں بچے نہ صرف جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ چاق و چوبند ہیں، بلکہ اب وہ خاندان کے دیگر افراد کے بھی زیادہ قریب ہیں. گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. آج کے امریکہ میں مسلمان تعلیم، صحت اور پولیس کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ اب مقامی اور ریاستی سطح پہ منتخب نمائندوں، میئرز اور ججز کے عہدوں پر بھی فائز ہیں. لیکن امریکہ میں عام تاثر کے برعکس اسلام کی تاریخی جڑیں کافی پرانی ہیں. تو اس ملک میں پہلے مسلمان نے کب اور کیسے قدم رکھا، امریکہ میں اسلام کیسے پھیلا، اور اس ملک کی تعمیر میں مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں شہناز نفیس کے ساتھ آج واشنگٹن ڈی سی میں قائم اسلامک ہیریٹیج میوزیم. یہ ہے اسلامک ہیریٹیج میوزیم کے بانی امیر محمد، جنہیں امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے کا خیال
1990 की दिहाई में उस वक्त आया जब मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के साथ काम करने के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि मुसलमान तारिकीन वतन खुद को अमरीकी माशरे का हिस्सा नहीं समझते। अमीर मोहम्मद के मुताबिक मुसलमानों में ये एहसास उनके इस ख्याल के सबब आम है कि इस्लाम की अमेरिका में तारीखी जड़ें गहरी नहीं। इसके लिए उन्होंने 10 बरस तक अमेरिका भर का सफ़र किया और मालूमात इकट्ठी की। 1320s। इस खित्ते में पहला मुसलमान 1312 में आया था जिसका नाम अबू बकर था। क्रिस्टोफर कोलंबस के लॉग जर्नल्स में मस्जिद का जिक्र है जो इसका सबूत है कि अमेरिका दरियाफ्त होने से पहले ही मुसलमान यहाँ आबाद थे। ताहम 1480 में स्पेनिश इंक्विजिशन या फिर बॉबी कोस्ट जंग के दौरान बड़ी तादाद में मुसलमान अमेरिका अगर आबाद हुए, उनमें उस्तावानी को भी शामिल था। मैक्सिको और एरिजोना की दरियाफ्त का सहरा इन्हीं के सर जाता है और आखिरी लहर अफ्रीकी गुलामों की थी जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान गुलाम बनाकर अमेरिका लाए गए। अमीर मोहम्मद की तहकीक के मुताबिक बरीसगीर पाक हिंद से अमेरिका आने वाले 2 पहले मुसलमान अब्दुर्रहमान और मोहम्मद सरवर 1886 में आए थे। अमीर मोहम्मद ने कदीम मरदमशुमारियों में मुसलमानों के नाम भी तलाश करने की कोशिश की। इस म्यूजियम में कुरान के बहुत से कदीम नुस्खों के अलावा वो कुरानी नुस्खा भी मौजूद है जो 1853 में अमरीकी खाना जंगी के दौरान उस वक्त महफूज किया गया था जब अपनी फतह के बाद यूनियन फौजें लाइब्रेरीज को जला रही थी। अमीर मोहम्मद कहते हैं कि अमेरिका की तरक्की और दिफा में मुसलमानों के किरदार की दास्तानें 14वीं सदी से 21वीं सदी तक फैली हुई हैं। अमीर मोहम्मद की तहकीक के मुताबिक अमेरिका ने एक रियासत के तौर पर पहले सफारती ताल्लुकात एक मुस्लिम मुल्क मराकश से कायम किए थे। 1787 में मराकश के सुल्तान का जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पहला खत यहाँ मौजूद है। यहाँ आने वाले सयाहों में जापान, स्वीडन, चीन, लबनान, मोरक्को, अल्जीरिया और कई दूसरे ममालिक के लोग शामिल हैं। I believe that facial expressions would be good. The reactions like, wow, I don't know. Why isn't it told? ये सब देखकर वो कहते हैं कि वाह, ये सब हमें मालूम नहीं था, ये सब हमें क्यों नहीं बताया गया। I felt a sense of peace. मुझे ये सब देखकर सुकून सा महसूस होता है। मैं अमेरिका में मुसलमानों के बारे में ये सब नहीं जानती थी। अमीर मोहम्मद कहते हैं कि इस वक्त मुसलमान जिस दौर से गुजर रहे हैं उस वजह से अमेरिका में लोगों को मुसलमानों की तारीख के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक ज़रिया ये अजायब घर है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब क्यों ना हो जाए कुछ मज़ेदार सोल फूड। सोल फूड नाम है अमेरिका में अफ्रीकी ग़ुलामों के मेहनत तलब तर्ज ज़िंदगी से जन्म लेने वाले मखसूस खानों का, जो मसालों और चिकनाई से भरपूर होते हैं और इसीलिए बहुत मज़ेदार भी। ये खाने तब वजूद में आए जब अफ्रीकी ग़ुलाम अमेरिका के खेतों में सख्त मेहनत करते थे और उन्हें ऐसी खुराक की ज़रूरत होती थी जो जिस्म को तवानाई दे और रूह को सुकून। वाशिंगटन डीसी के कई रेस्टोरेंट्स में आज भी सोल फूड बहुत मकबूल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन डीसी की यू स्ट्रीट का ये एक मसरूफ रेस्टोरेंट है जहां हफ्ते में किसी भी रोज़ लोग फ्राइड चिकन, मैक्रोनी और पनीर या तले हुए आलू और शकरकंदी वगैरह खाने आते हैं। ये खुराक आमतौर पर सोल फूड या रूह की ग़िज़ा के नाम से जानी जाती है। सोल फूड का ये नाम दरअसल 60 और 70 की दिहाई में सामने आया जब मुल्क में सयाफाम तहरीक चली थी। मेरा मतलब है उस वक्त खानों में अपना रिवायती तरीका अपनाना फख्र की बात थी। लोग दिल से इसे तैयार करते थे और इससे पेट भी भरता था। इस किस्म की खुराक की रिवायत 18वीं सदी या शायद इससे भी पहले मौजूद थी। वाशिंगटन डीसी में कायम अफ्रीकन अमेरिकन सिविल वॉर यादगार से चंद कदम के फासले पर वाक़े ऊह आह रेस्टोरेंट शहर में सोल फूड के लिए मशहूर हो रहा है। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में कई मशहूर हस्तियाँ भी खाना खाने आ चुकी हैं। जेजी, लेब्रॉन जेम्स और जे कोल, वो तो अक्सर ही यहाँ आते हैं। अगरचे ये स्याह फाम अमरीकियों की रिवायती खुराक है, लेकिन हकीकत ये है कि इसे अब हर तरह के अफराद मज़ा लेकर खाते हैं। अच्छा, तो आपने फ्राइड चिकन ऑर्डर किया है, साथ में कुछ सलाद और मैक्रोनी चीज़ भी आपको चाहिए। क्या आप यही खुराक खाते हुए बड़े हुए हैं? हाँ, मेरा ताल्लुक टेक्सास से है। हमने बहुत सोल फूड खाया है, फ्राइड चिकन, ग्रीन बीन्स, सलाद, मकई की रोटी, गंदम के बिस्किट वगैरह, लेकिन फ्राइड चिकन सबसे जबरदस्त है। अवार्ड याफ्ता शेफ ओजी एबट ने छोटी उम्र से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था और काम के दौरान ही सब कुछ सीखा, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी दादी नानी की तरकीबों से बनाई गई खुराक को लोगों को खिलाकर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।
اس سے لوگوں کو یہ سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یعنی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو ہم نے برداشت کی ہیں۔ سیاہ فام تاریخ کی کامیابیاں بہت ہیں، مگر لوگوں کو کم ہی پتہ چلتی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ان کی کہانی کے ساتھ ساتھ کھانوں کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت رکھنے والی تراکیب ایسے لوگوں کو متاثر کرتی رہیں گی جو ان کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے آتے ہیں۔ انشرن لی کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں طلاق کے بعد ماں باپ اور ان کا بچہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کل شام ہم آپ کو ملوائیں گے دو ایسی خواتین سے جو طلاق کے بعد بچوں کی تنہا پرورش کرنے والے مردوں اور خواتین کو مدد اور آگاہی فراہم کرتی ہیں۔ اس وقت دیکھتے ہیں اس کہانی کی ایک جھلک۔ 5 سال کی عمر میں کورٹ میں آیا ہے لیٹیگیشن میں، اس کیس نے کم سے کم 4 سے 5 سال چلنے ہیں۔ وہ 5 سال ریسٹرکٹیڈ وزیٹیشن کیوں کریں؟ جب آپ بچے کو ایکسیس نہیں دیتے اس کے نان کسٹوڈیل پیرنٹ تک، تو دیر آر چانسز کہ دا چائلڈ از مینوپولیٹڈ، اور ایک سٹیج آتی ہے جب یہ بچے بالکل باپ کے سامنے، باپ یا ماں جو بھی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمن خان کی یہ رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے کل شام ویو 360 میں۔ مس یونیورس 2019 زوزی بینی تنزی، جن کا تعلق زمبابوے سے ہے، اپنی شہرت کو استعمال کر رہی ہیں خواتین کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کو اپنی طاقت پہچاننی چاہیے اور انہیں اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ زوزی بینی خود کو حاصل عالمی پلیٹ فارم سے صنفی مساوات کا یہ پیغام کیسے پھیلا رہی ہیں، آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ دسمبر میں مس یونیورس کا اعزاز حاصل کرنے کے کچھ ہی دیر بعد جنوبی افریقہ کی زوزی بینی تنزی نے نیو یارک کی مقبول عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کا دورہ کیا تھا۔ اس سال ان کا ٹھکانہ نیو یارک ہوگا، جہاں سے وہ بطور مس یونیورس باقی دنیا کا دورہ کریں گی۔ گزشتہ ہفتے 26 سالہ ماڈل نے اقوام متحدہ کے لیے جنوبی افریقہ کے سفیر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ وہ کس طرح لڑکیوں کو اس حوالے سے آگاہی اور تحریک دے سکتی ہیں کہ وہ اپنی قدر جانیں۔ بطور ایک خاتون آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ اپنے ارادے بلند رکھیں، تو جب کبھی موقع آتا ہے تو آپ یا تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں یا اپنی رائے دینے سے ڈرتی ہیں۔ انہیں یہی بتانا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنے لیے آواز بلند کرنے سے نہ جھجکیں، ہو سکتا ہے آپ کسی روز تبدیلی کا پیش خیمہ بن جائیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افریقہ میں عورت کا اپنے شوہر یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں جان سے جانے کا سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے۔ اس طرح کے واقعات کی شرح جنوبی افریقہ میں بہت زیادہ ہے۔ زوزی بینی پر امید ہے کہ اس جبر کو ختم کرنے کے لیے بڑی عمر کے افراد شعوری طور پر بچوں کی تربیت پر توجہ دیں گے۔ میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ پری اسکول سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو مارے تو بڑے کہتے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ممکن ہے اس کو وہ لڑکی پسند ہو۔ یوں غیر شعوری طور پر ہم کم عمر لڑکوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ محبت کا اظہار ایسے ہوتا ہے، یہ محبت نہیں تشدد ہے، اور دوسری جانب لڑکی بھی یہی سیکھتی ہے کہ یہی محبت ہے۔ مس یونیورس، جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پروفائل میں بی کائنڈ کے الفاظ لکھے ہیں، اس بات پر زور دیتی ہیں کہ معاشرے کو لڑکوں کو مثبت انداز میں محبت کا اظہار کرنا سکھانا چاہیے۔ مقابلے کے لیے اپنے بالوں کو 100% قدرتی انداز میں رکھ کر وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ آپ سب اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ اب جب وہ دوسروں کو متاثر کر سکتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جنوبی افریقہ کی 2 آئیکونک خواتین ونی میڈیکزیلا مینڈیلا اور موسیقار ماما مریم مقیبہ نے انہیں بہت متاثر کیا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے انداز میں جنوبی افریقہ کی خواتین اور لوگوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی۔ زوزی بینی تنزی کہتی ہیں کہ وہ نہیں سمجھتی کہ وہ دنیا کو بدل سکتی ہیں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ مارگریٹ بشیر کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھی مس یونیورس زوزی بینی تنزی، جن کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ یہیں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ facebook.com/VO اردو کے پیج پہ آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں۔ آپ کو دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے اردو VO، اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VO کو فالو کر سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔